एवरीवन, वेलकम टू मोस्ट वांटेड सीरीज। आज का चैप्टर है इकोलॉजी यूनिट का सेकंड चैप्टर इकोसिस्टम। इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं इकोलॉजी सेक्शन के अंदर। जिससे ज्यादा क्वेश्चन आने की टेंडेंसी है वो यही चैप्टर है। कंसेप्चुअल चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा एक ऊर्जा देने वाला चैप्टर मैं ये कहूंगा। तो चलो जी, इस चैप्टर में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें दे रखी है उनको स्टडी करते हैं, और उसमें डिटेल के अंदर जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो लोग तो आप पढ़िएगा। इसके बेसिक और बड़ी बड़ी चीजें जहां पर कंसेप्ट छुपा हुआ है या फिर जहां इंफॉर्मेशन दी गई है वो मैं आपको बता देता हूं, जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करें। इंट्रोडक्शन सेक्शन, अगर मैं इकोसिस्टम का एक इंट्रोडक्शन दूं आप लोगों को, तो जैसे मैंने ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन चैप्टर के अंदर आपको इंट्रोडक्शन दिया था, आपको पता होगा ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन के अंदर मैंने आपको बोला था कि एक ऑब्जर्वेशन एरिया डिजाइन करो जिसके अंदर एबायोटिक फैक्टर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? एबायोटिक फैक्टर्स प्लस बायोटिक फैक्टर्स। अब बायोटिक फैक्टर्स में कौन होगा? पॉपुलेशंस होंगी, डिफरेंट स्पीसीज के बहुत सारे मेंबर्स होंगे। तो ये एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक बायोटिक में इंटरेक्शन होगा, एबायोटिक और बायोटिक में इंटरेक्शन होगा। तो ये इंटरेक्शन का जो एक दायरा बनेगा उसको हम बोलते हैं क्या? इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। और हमने इकोलॉजिकल हायरार्की लेवल पर भी देखा था हमने कि इकोसिस्टम जो होता है वो इकोलॉजिकल हायरार्की में कहां पर स्टैंड करता है। तो इंट्रोडक्शन ये है कि इकोसिस्टम जो होता है वो एक इंटरेक्शंस का एक मिला जुला स्वरूप है, एक इंटीग्रेटेड एक फॉर्म है जिसके अंदर एक नेचर जो है वो एग्जिस्ट करता है। आज हम बोलें कि सर ये नेचर जो एग्जिस्ट कर रहा है ये किस वजह से है? ये सब इक्विलिब्रियम मेंटेन करे हुए हैं, ये आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, एक इकोसिस्टम मेंटेन करा हुआ है उन्होंने, उसकी वजह से ये चीजें चल रही है। ओके, तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर इसके बारे में ये बताया गया है। और साथ ही साथ में आपको पता हो कि इकोसिस्टम जो होते हैं, जो आपका ऑब्जर्वेशन एरिया जो होता है वो कई डिफरेंट टाइप का होता है। वो होता है एबायोटिक फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स। जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि सर एक ओशियन एक इकोसिस्टम है, जैसे एक रिवर एक इकोसिस्टम है, पॉन्ड एक इकोसिस्टम है, एस्चुरीज इकोसिस्टम है। तो ऐसे कई सारे जो एक लेबल्ड इकोसिस्टम समझना, जो इकोलॉजिस्ट ने मिलकर के उसको एक टैग दे रखा है कि यहां पर हम इस ऑब्जर्वेशन एरिया में जिन चीज को स्टडी करते हैं इसको एक पर्टिकुलर नाम दे रहे हैं, ये एक लेबल्ड इकोसिस्टम है, तो इसको हम एक इकोसिस्टम बोल दिया। दूसरा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स बहुत सारे हैं, जैसे एक एग्रीकल्चर फील्ड, एक जो खेत है वो भी एक मैन मेड इकोसिस्टम है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, नेचुरल इकोसिस्टम है। ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इकोसिस्टम का फंक्शन क्या होगा, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले बात करें सर स्ट्रक्चर की, तो कंपोनेंट्स के बारे में और उनका जो वो एक इकोसिस्टम को बनाने वाले जो लोग हैं, ये दोनों कंपोनेंट्स उनकी डिटेल के बारे में देखेंगे तो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। इकोसिस्टम का फंक्शन क्या है सर? एक इकोसिस्टम जो है, आपने उसको बोला है कि इस एरिया में एक इकोसिस्टम रन कर रहा है, सिस्टम रन कर रहा है, इसका मतलब इसमें कई सारी चीजें ऑपरेट हो रही है। तो क्या क्या फंक्शन इसमें ऑपरेट हो रहे हैं एक इकोसिस्टम में, उसको हम देखेंगे। जैसे प्रोडक्टिविटी, डीकंपोजिशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, एनर्जी ट्रांसफर, ये सब काम एक इकोसिस्टम के अंदर हो रहे हैं। हम अगर इन चारों कामों को, चारों फंक्शंस को अगर किसी ऑब्जर्वेशन एरिया में अगर रूल आउट कर पा रहे हैं, प्रोडक्टिविटी, एनर्जी ट्रांसफर, डीकंपोजिशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये चारों चीजें अगर आपको देख रही है तो आप इजीली कह सकते हो कि एक इकोसिस्टम है। यहां पर एक इकोसिस्टम रन कर रहा है, हम जो स्टडी कर रहे हैं वो एक इकोलॉजी है। क्या है? इकोलॉजी है। करेक्ट। तो देखो, इकोसिस्टम अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द नेचर। देख लो, मैंने कहा था आपको अगर इस नेचर को स्टडी करना है, आप कहते हैं कि मैं नेचर को स्टडी करना चाहता हूं, तो आप बेसिक एक ब्रिक, एक मान लो एक घर को स्टडी करना चाहते हो, तो एक घर किसकी रिपीटेटिव यूनिट है? एक सिंगल ब्रिक। अब आप कहेंगे कि सर एक ब्रिक को स्टडी कर लो, तो उस ब्रिक का लार्ज फॉर्म क्या है? होम हो गया, तो आप होम को भी स्टडी कर सकते हो। तो इस नेचर को स्टडी करना है तो नेचर में क्या चल रहा है, तो आप उसकी ब्रिक को स्टडी करो, मतलब वो एक छोटी यूनिट कौन है? इकोसिस्टम। द फंक्शनल यूनिट है वो ऑफ नेचर। नेचर के अंदर क्या काम चलता है उसके एक यूनिट में चल रहा है, वही काम चल रहा है, इसलिए फंक्शनल यूनिट बोल रहे हैं हम। अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट अमंग देमसेल्व्स एंड ऑल्सो विद द सराउंडिंग फिजिकल एनवायरमेंट। It is the smallest structural and functional unit of nature. It is self-regulatory and self-sustaining. ये एक यूनिट जो है, ये एक इकोसिस्टम जो होता है वो अपने आप ही रेगुलेट होता है,
इनके कंपोनेंट्स आपस में मिलकर के इसको रेगुलेट करते रहते हैं और आपस में ही ये क्या हो जाता है, सस्टेन रहता है। ठीक है, एनी इकोसिस्टम मस्ट हैव द फॉलोइंग पिक्युलरिटीज। अब क्या क्या पिक्युलरिटीज हैं इसकी, ये चीजें मतलब कुछ चीजें जो है वो फॉलोइंग चीजें इसके अंदर होनी चाहिए। क्या? देयर इज एन एनर्जी सोर्स फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इकोसिस्टम। अब मैं आपके इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर पे आ रहा हूं कि सर एक ऑब्जर्वेशन एरिया, इसको आप इकोसिस्टम अगर बोल रहे हो तो इसके अंदर आपने बोला सर एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर्स। तो कुल मिलाकर के बात ऐसी है कि अगर मैं एनर्जी का ट्रांसफर, एक इकोसिस्टम के लिए बेसिक क्या चाहिए, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म चाहिए जो फूड प्रोड्यूस करता हो, जिसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर चाहिए। प्रोड्यूसर को कौन चाहिए? लाइट चाहिए या एबायोटिक फैक्टर्स चाहिए? कौन चाहिए? एबायोटिक फैक्टर्स चाहिए। मतलब एबायोटिक फैक्टर्स के यूज करके ये प्रोड्यूसर जो है वो फूड का प्रिपरेशन करेगा और फूड का प्रिपरेशन करने के बाद इसको फूड को खाने वाला चाहिए कंज्यूमर। क्या चाहिए? कंज्यूमर चाहिए। तो एक इकोसिस्टम में बेसिकली एबायोटिक फैक्टर्स चाहिए। एबायोटिक फैक्टर्स का यूज करके एक ऑर्गेनिज्म जो होगा, ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर, ये दोनों कौन है? और ये दोनों के दोनों कौन है? और साथ ही साथ में आपको डीकंपोजर्स भी चाहिए। कौन चाहिए? डीकंपोजर्स। तो डीकंपोजर्स अभी मैं बता दूंगा, इसमें ही होते हैं प्रोड्यूसर्स। और ये कौन है? बायोटिक फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स हैं? बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स। तो एबायोटिक फैक्टर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, बायोटिक फैक्टर्स हो गए, है ना। तो देयर इज एन एनर्जी सोर्स फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम। तो प्रोड्यूसर्स के लिए एनर्जी सोर्स कौन हो गया? उन्होंने खुद ने बनाया हुआ फूड का प्रिपरेशन। इसके अलावा और दूसरों के लिए एनर्जी सोर्स कौन हो गया? ये जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके खाना बना रहे हैं, फूड बना रहे हैं, ये लोग कंज्यूम करेंगे। तो सबके लिए एनर्जी सोर्स होना चाहिए। Adequate amount of food and essential nutritional element should be present for living organisms in an ecosystem. There should be a continuous cycle flow of energy and materials in form of food chain between organisms and environment. जैसे यहाँ पे सनलाइट है, सनलाइट की जो एनर्जी है, लाइट एनर्जी, वो प्रोड्यूसर्स के पास गई, यहाँ फूड में केमिकल में कन्वर्ट हुई, केमिकल ने कंज्यूमर को खाया, प्रोड्यूसर को कंज्यूमर ने कंज्यूम किया, तो वो फूड यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, एनर्जी ट्रांसफर हो गई। तो ऐसे कंटिन्यूअस फूड चेन के फॉर्मेट में एनवायरमेंट और ऑर्गेनिजम्स के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर होना चाहिए। देयर आर रेगुलर चेंजेस इन द क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट एटसेट्रा इन एन इकोसिस्टम। एबायोटिक फैक्टर कैसे होने चाहिए? फ्लेक्सिबल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? फ्लेक्सिबल होने चाहिए। ये चेंज होते रहने चाहिए। तो अब है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। अगर हम टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की बात करें तो सर नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल के अंदर भी दो हैं, जो लैंड इकोसिस्टम होते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, वाटर में होते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो नेचुरल तो ये हो गए, और एक होते हैं मैन मेड इकोसिस्टम जिसे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे एक्वेरियम हो गया, एक्वेरियम एक मैन मेड इकोसिस्टम है। और गार्डन हो गया, और क्रॉप फील्ड जो होते हैं वो भी एक टाइप के क्या है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। ओके, अब हम बात करें कि सर एक्वाटिक इकोसिस्टम जो होते हैं और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल में देखो कौन है? फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, ट्री एक इकोसिस्टम है, डेजर्ट एक इकोसिस्टम है। आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर पिछले लेक्चर के अंदर आपने जो डायग्राम आप चार्ट बनाया था, जो ग्राफ था, उसमें डेजर्ट लिखा हुआ था, है ना, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ऐसे फॉरेस्ट भी लिखे हुए थे। तो आपने उनको बायोम बोला था। आप यहाँ पर इसको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बोल रहे हो, तो ये कैसे है? तो मैंने वहीं बताया था आपको, एक बायोम भी एक टाइप का इकोसिस्टम है, लार्ज इकोसिस्टम है। ओके, तो इस तरीके से एक सिंगल ट्री भी एक इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम का साइज, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रेजेंट न्यूट्रिएंट मीडियम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया का कल्चर भी एक इकोसिस्टम है, वो टेस्ट ट्यूब भी एक इकोसिस्टम है, और एक प्लेनेट अर्थ और ये बायोम जो है, ये डेजर्ट, ये फॉरेस्ट, ये भी एक इकोसिस्टम है। ऑब्जर्वेशन एरिया पे डिपेंड करता है। एक्वाटिक इकोसिस्टम दो टाइप के होते हैं, ये नाम याद रखना, लेंटिक एंड लॉटिक। लॉटिक का मतलब लौट रहे हैं, लौट रहे हैं का मतलब फ्लोटिंग, फ्लो हो रहा है। तो फ्री फ्लोइंग फ्रेश रिवर्स, तो वाटर जो फ्लो होता है उसमें जो होता है उसको एक्वाटिक इकोसिस्टम को लॉटिक बोलते हैं। लेंटिक जैसे स्टैग्नेंट वाटर, एक जगह ठहरा हुआ वाटर, पॉन्ड, लेक, ये लेंटिक और एक्वाटिक इकोसिस्टम होते हैं। ओके,
तो ऐसे आपके पास में इकोसिस्टम के टाइप्स हो गए। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, मेगा इकोसिस्टम ओशियन, मैक्रो इकोसिस्टम फॉरेस्ट, माइक्रो इकोसिस्टम पॉन्ड, नैनो इकोसिस्टम ड्रॉप ऑफ वाटर। एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर भी एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम के अंदर जो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की अगर बात करूं, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, एबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट में टेम्परेचर, लाइट, सॉइल, क्लाइमेट, रेनफॉल, ये सब एबायोटिक फैक्टर्स हैं। बायोटिक फैक्टर्स के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे। जैसे अगर बायोटिक फैक्टर्स के अंदर बात करें तो कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स, तो यहां पर प्लांट्स जो होंगे वो तो हो जाएंगे प्रोड्यूसर्स, और एनिमल्स जो होंगे और माइक्रोब्स और एनिमल्स ये जो है वो है कंज्यूमर्स। कौन है? कंज्यूमर्स। ओके। अब हम सबसे पहले बात करते हैं बायोटिक फैक्टर्स में प्रोड्यूसर्स की। ऑल द ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स ऑफ इकोसिस्टम आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। तो एक इकोसिस्टम के अंदर एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट में जो बायोटिक कंपोनेंट है, उस बायोटिक कंपोनेंट को अगर अपन डिवाइड करें तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि प्रोड्यूसर्स हो गए और कंज्यूमर्स हो गए। कंज्यूमर्स दो टाइप के होते हैं। ओके, कंज्यूमर्स के अंदर अगर हम बात करें तो सिंपली अगर हम बात करें, एक होते हैं डीकंपोजर्स, सिंपली तो हर्बीवोर, कार्निवोर एंड डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स के अंदर बेसिकली कौन आते हैं? माइक्रोब्स। कौन आते हैं? माइक्रोब्स। माइक्रोब्स ऐसे कंज्यूमर हैं जो डीकंपोजिशन करते हैं। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। प्रोड्यूसर्स में ग्रीन प्लांट्स होते हैं। दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड। द ग्रीन प्लांट आर द मेन प्रोड्यूसर्स। इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसर एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी। तो हमने कहा था ना, एक इकोसिस्टम के लिए क्या चाहिए? एनर्जी इनपुट चाहिए। तो सोलर एनर्जी जो होता है एक इकोसिस्टम का क्या होता है? बेसिक एनर्जी इनपुट होता है। आपको पहले ही बोला था कि एक इकोसिस्टम कब डिजाइन होता है? जब उसके अंदर एनर्जी फ्लो हो। तो यहां पर सनलाइट है। सनलाइट जो है वो क्या हो गया? ये हो गया सोर्स, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। मेन सोर्स एक एनर्जी इनपुट हो गया, ये इनपुट है। एक इकोसिस्टम में एनर्जी इनपुट कौन हो गया? सनलाइट। सनलाइट से किसके पास गया एनर्जी? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर से किसके पास गया? कंज्यूमर्स। तो ये क्या हो रहा है? एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। और साथ ही साथ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी हो रही है। इन दोनों की वजह से ये डेथ होने के बाद डीकंपोजर्स होंगे। डीकंपोजर्स इनके न्यूट्रिएंट साइक्लिंग करेंगे। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग करने के बाद में इनको वापस पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये केमिकल एनर्जी दस कॉल्ड ट्रांसड्यूसर्स। तो वो जो एनर्जी कंड्यूएट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह की तरफ भेजते हैं, एक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं दूसरी फूड एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में, तो इसको बोलते हैं ट्रांसड्यूसर्स। क्या बोलते हैं? ट्रांसड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स आर ट्रांसड्यूसर्स बिकॉज दे कन्वर्ट वन टाइप ऑफ एनर्जी इनटू अदर टाइप ऑफ एनर्जी। अब ऑटोट्रोप्स दो होते हैं, कीम ऑटोट्रोप, आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया हो गए। एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है भाई कि जो फ्लोटिंग प्लांट्स जो होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, ओके, दो मेजर ऑटोट्रोप्स होते हैं वो। अलोंग विद देम एल्गी एंड हायर एक्वेटिक प्लांट। इनके अलावा थोड़े बहुत सहायता करने के लिए, हेल्प करने के लिए एल्गी होती हैं, और हायर प्लांट्स भी वहां पर आपको एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर्स की तरह वर्क करते हुए दिखाई देंगे। कंज्यूमर्स में कौन आते हैं? हेटेरोट्रोप्स होते हैं, जैसे हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स। डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर? प्रोड्यूसर्स के ऊपर। डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। कैसे? जैसे प्लांट है, प्लांट ने खाया किसने? काऊ ने। और काऊ को किसने खा दिया? जैसे लॉयन ने। तो फिर ये लॉयन जो है वो एग्जैक्टली एनर्जी काऊ से ले रहा है, लेकिन काऊ किससे ले रही है? प्रोड्यूसर से ले रही है। तो ये इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, डायरेक्टली नहीं है। डायरेक्टली काऊ डिपेंडेंट है। ओके, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर दो होते हैं, मैक्रो कंज्यूमर्स, माइक्रो कंज्यूमर्स। जो मैक्रो कंज्यूमर्स होते हैं जिनको बोलते हैं फेगोट्रोप्स और होलोजोइक न्यूट्रिशन वाले। दे डाइजेस्ट देयर फूड इनसाइड द बॉडी, फर्स्ट इंजेशन एंड डाइजेशन। तो ऐसे होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन वाले, उनको बोलते हैं मैक्रो कंज्यूमर्स। और एक होते हैं माइक्रो कंज्यूमर्स। तो ये मैक्रो कंज्यूमर भी दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स वो होलोजोइक न्यूट्रिशन वाले जिनका बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है,
उनमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपल में बॉडी के अंदर कन्वर्ट होता है, और वैसे न्यूट्रिशन को इंजेशन एंड डाइजेशन ऐसा अगर है तो उसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। और वो होलोजोइक भी जिसमें फूड के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं प्रोड्यूसर्स के लिए, तो वो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं? कार्निवोर्स होते हैं, ये हर्बीवोर्स होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं? हर्बीवोर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स कार्निवोर्स, एनिमल फीड प्राइमरी कंज्यूमर्स फॉर ऑब्टेन देयर फूड, जैसे कार्निवोर्स हो गए। ओके, ये किस पर डिपेंडेंट होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ये। ओके, ये तो हो गया कंज्यूमर्स। टॉप कंज्यूमर्स भी होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर्स को हम बोलते हैं टॉप कंज्यूमर्स। दोज एनिमल हु किल अदर एनिमल टू ईट देम बट दे आर नॉट किल्ड बाय ईटन बाय अदर एनिमल इन द नेचर। मतलब ऐसे जिनको और कोई नहीं मार सकता है, मतलब उनके ऊपर कोई नेचुरली कोई ही उनका कंज्यूमर नहीं है कि जैसे हम जो है हमको यार ये हम किसके प्रे हैं, मतलब हम किसी का खाना है, ऐसा तो है नहीं। जैसे लॉयन जो है वो किसी का फूड है, ऐसा तो है नहीं। टॉप फूड चेन के अंदर सबसे टॉप में होगा, तो इसको हम बोलते हैं टॉप कंज्यूमर। जैसे एनसीईआरटी में दे रखा है, तो जितना भी लेवल होता है, जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, इसको आप प्राइमरी प्रोड्यूसर की जगह प्रोड्यूसर भी बोल सकते हो। यहाँ प्रोड्यूसर्स हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, ये हो गया। अब होता है एक वर्ड होता है ट्रॉपिक लेवल। तो ट्रॉपिक लेवल मतलब कि एनर्जी के ट्रांसफर के अंदर वो किस लेवल पर स्टैंड करता है, वो होता है ट्रॉपिक लेवल। तो यहाँ देखो, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, 4 ट्रॉपिक लेवल आपके पास। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, वेरी फर्स्ट बेसिक ट्रॉपिक लेवल के ऊपर प्रोड्यूसर्स होंगे। देन सेकंड ट्रॉपिक लेवल पर कौन होगा? प्राइमरी कंज्यूमर होगा। थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे, एंड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल के ऊपर टर्शरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर होंगे। ऐसे ही फिर आपने एग्जांपल्स ले रखे हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर्स, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे प्लांट्स होंगे, सेकंड पे हर्बीवोर होंगे, थर्ड पे कार्निवोर होंगे, और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे टॉप कार्निवोर होंगे। अगर यहाँ पर एग्जांपल्स अपन सेलेक्ट करें, तो जैसे फाइटोप्लैंक्टन है, अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो पानी में तैरने वाले प्रोड्यूसर्स फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं जू प्लैंक्टन्स। ओके, उनको फीड करते हैं जू प्लैंक्टन्स। ठीक है, अब जू प्लैंक्टन्स को कौन खाएगा भाई? फिशेस खाएंगी, बर्ड्स खाएगा, वुल्फ खाएगा, तो इनको खाएगी फिशेस। और फिशेस को कौन खाएगा? मैन। कौन खाएगा? मैन खाएगा, ये है ना। तो इस तरीके से हमने एक एक्वेटिक इकोसिस्टम को बना लिया। इसी तरीके से अगर ग्रास की बात करें तो ग्रास को कौन खाएगा? सिंपल बात है, ग्रास ओफर। कौन खाएगा? ग्रास ओफर। या फिर हम कहेंगे ग्रास को लिए ज्यादा अच्छा है काऊ। जैसे घास है, ग्रास को किसने खाया? काऊ ने। ओके, अब काऊ ने इसको खाया, तो काऊ को किसने खाया भाई? बर्ड ने तो खाया नहीं, फिशेस ने खाया नहीं, वुल्फ ने। वुल्फ को किसने खाया? लॉयन ने। तो ये हो गया एक। जैसे एक ट्री के ऊपर होते हैं ग्रास होपर को खाया बर्ड ने, और बर्ड को किसने खाया? मैन ने। तो ऐसे आप एक अपने ट्रॉपिक लेवल के ऊपर एक फूड चेन डिजाइन कर सकते हो। ओके, माइक्रो कंज्यूमर्स, डीकंपोजर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट लीड होता है इकोसिस्टम का। क्यों होता है ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, बड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म, ये जब डेड हो जाते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट जो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट होते हैं उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉइल के अंदर डाल देते हैं, और ये अगेन प्लांट के लिए अवेलेबिलिटी करते हैं न्यूट्रिएंट की। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में बहुत बड़ा रोल है, उसके बिना इकोसिस्टम रन नहीं कर सकता। Those living organisms which decompose the dead body of producers and consumers are known as decomposers or reducers or transformers or osmotropes. The main decomposers in ecosystem are bacteria and fungi. ये याद रखना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया और फंजाई। Decomposers play a significant role in mineral cycle. मिनरल साइकिल में बहुत बड़ा रोल है, प्लांट को रिसाइकल करके मिनरल अवेलेबल करवा के देते हैं ये लोग। इन बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन कंप्लीटली टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी। उनके बॉडी के बाहर होता है वो डाइजेशन। दे रिलीज एंजाइम फ्रॉम देयर बॉडी ऑन डेड रिमेन्स एंड डिकम्पोज इट इनटू सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड देन एब्जॉर्ब इट। सो दीज आर कॉल्ड ऑस्मोट्रोप्स। ऐसों को ऑस्मोट्रोप बोलते हैं क्योंकि ये बॉडी के बाहर डाइजेशन करके एब्जॉर्ब करते हैं, ओके, ऑस्मोसिस के थ्रू। इन एक्वेटिक इकोसिस्टम वेल इज सेकेंडरी कंज्यूमर। वेल कौन है? सेकेंडरी कंज्यूमर है, क्योंकि वो क्या है? कार्निवोर है।
इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फिल्टर फीडर बिकॉज इट फीड्स ऑन प्लैंक्टॉन्स। ये किस पर? प्लैंक्टॉन के ऊपर डिपेंडेंट होती है, लेकिन हम देखो इसको क्या बोलते हैं? फिल्टर फीडर। ओके। वल्चर इज अ स्कैवेंजर नॉट प्रेडेटर बिकॉज इट नेवर किल्स एनी एनिमल। तो वल्चर जो होते हैं उनको हम स्कैवेंजर बोलते हैं, उनको हम प्रेडेटर कभी नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो कभी भी एनिमल को मार के नहीं खाता, मरे हुए को खाता है। वल्चर इज ऑल्सो अ डिकम्पोजर, इसीलिए हम वल्चर को क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, वेल जो होती है वो प्लैंक्टन के ऊपर फीड करती है। किसके? जू प्लैंक्टन्स के ऊपर। ओके, फिल्टर फीडर बोलते हैं उसको। इन वल्चर द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड मटेरियल टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी एंड देन रिलीज इनटू द सॉइल इन फॉर्म ऑफ द वेस्ट मटेरियल और फीकल मैटर एंड मिनरल्स के फॉर्म में, इसलिए हम उसको डिकम्पोजर बोलते हैं। प्लांट पैरासाइट्स आर नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर्स while animal parasites E. coli, bacteria, and amoeba histolytica, liver fluke, tapeworm are known as the secondary consumers। याद रखना, प्लांट के पैरासाइट डायरेक्ट प्लांट पर डिपेंडेंट है, इसलिए प्राइमरी कंज्यूमर है। और एनिमल के बॉडी में जो पैरासाइट प्रेजेंट है, बैक्टीरिया वगैरह जो है, वो कौन है? सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, क्योंकि प्लांट से हमने खाया, हमारे ऊपर वो डिपेंडेंट है, इसलिए सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए। ऑल द इंसेक्टिवोरस प्लांट प्ले द डबल रोल, प्रोड्यूसर एज वेल एज सेकेंडरी कंज्यूमर। तो जो भी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं वो दो काम करते हैं। पहला क्या? पहला तो वो खुद थोड़ा बहुत प्रोड्यूस करेंगे और थोड़ा थोड़ा दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे, तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी हो गए। बिकॉज दे सिंथेसाइज देयर ऑन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड दे ईट इंसेक्ट साइमल्टेनियसली। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। वो नाइट्रोजन के लिए, लिमिटेड नाइट्रोजन के लिए वो इंसेक्ट को ट्रैप करके उनको खाते हैं। तो इंसेक्ट प्लांट पर डिपेंडेंट है और वो इंसेक्ट को खा रहे हैं, तो कौन हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, और एज वेल एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी हो गए। स्पैरो ऑक्यूपाइड 2 ट्रॉपिक लेवल। एक स्पैरो जो होती है वो एक 2 ट्रॉपिक लेवल को ऑक्यूपाई करती है। प्राइमरी कंज्यूमर एज ईटिंग सीड, सेकेंडरी कंज्यूमर एज ईटिंग इंसेक्ट। अगर वो सीड को खाती है तो वो क्या करती है? प्राइमरी कंज्यूमर होती है, और जब वो इंसेक्ट को खा रही है तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर होगी। फ्रॉग लार्वा हर्बीवोर होता है, एडल्ट उसका कार्निवोर होता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। अगर हम एक इकोसिस्टम की बात करें तो उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर है और उसका क्या फंक्शन है। पहला, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। देखो, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट आर फिजिकली ऑर्गेनाइज्ड टू प्रोवाइड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर टू एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम को कैरेक्टरिस्टिक चीज प्रोवाइड करने के लिए आपको बायोटिक और एबायोटिक का कंपोनेंट जरूरी होता है। अभी मैं बार बार वही बात बोल रहा हूं आपको। इट इज स्पीसीज कंपोजिशन एंड स्ट्रेटिफिकेशन। इट इज स्पीसीज कंपोजिशन। स्पीसीज कंपोजिशन का मतलब क्या है? कि एक बायोटिक फैक्टर्स के अंदर एक कम्युनिटी बनी हुई है, मतलब कई सारी पॉपुलेशन है, मतलब कई टाइप की स्पीसीज हैं, और एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज पर, कौन सी स्पीसीज किस पर डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंसी के बेसिस पे आपने क्या कर दिया? उनको ऐसे अलाइन कर दिया, और इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन। तो आपने एक के ऊपर एक, ये इस लाइन में डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, और एक ये जो लेवल डिजाइन हुआ है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन। तो इट इज द स्पीसीज कंपोजिशन एंड स्ट्रेटिफिकेशन। जैसे कि लेक के अंदर स्पीसीज का क्या कंपोजिशन है, आपने बोला इस पेज के अंदर क्या लिखा है, आपने बोले स्पीसीज लिखिए, ए स्पीसीज, बी स्पीसीज। तो आपने ए बी सी डी इस लाइन में क्यों रखा? बी सी ए डी ऐसे क्यों नहीं रखा? क्योंकि ये स्पीसीज के ऊपर ये बी डिपेंडेंट है, इस पे ये डिपेंडेंट है, ये एक दूसरे में इंटर रिलेशनशिप है। तो फिर आपने इंटर रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग अलाइन कर दिया और एक पेज के ऊपर लिख दिया। तो ये पेज क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज शो करता है एक इकोसिस्टम में। तो ये सिंगल पेज जो है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन, स्पीसीज कंपोजिशन। ओके, तो ऐसे अगर मान लो एक लेक की सारी स्पीसीज को लिख लो तो लेक स्ट्रेटिफिकेशन, लेक का स्पीसीज कंपोजिशन हो जाएगा। फॉरेस्ट स्ट्रेटिफिकेशन मतलब फॉरेस्ट के अंदर प्रेजेंट सभी स्पीसीज का लिस्ट आ गया और उनका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस आ गया, तो वो फॉरेस्ट स्ट्रेटिफिकेशन। ओशियन स्ट्रेटिफिकेशन। ओके, each tropic level has a certain mass of living material at a particular time called the standing crop। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप क्या है? ईच ट्रॉपिक लेवल, मतलब अभी आपने देखा 4 ट्रॉपिक लेवल थे, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स
टॉप कंज्यूमर्स, है ना। तो मान लो मैंने बोला कि अभी इस ट्रॉपिक लेवल पर प्रोड्यूसर्स हैं, और मान लो कि लिखा है सर्टेन मास ऑफ द लिविंग एट अ पर्टिकुलर टाइम, मतलब 12 दोपहर को 12 बजे 12 PM पर मैंने वहां पर इस प्रोड्यूसर के ट्रॉपिक लेवल पर टोटल प्रोड्यूसर्स के पास में कितना बायोमास अभी यहां पर प्रेजेंट है 12 बजे, तो वो नंबर ऑफ दैट अमाउंट ऑफ ड्राई वेट ऑफ बायोमास इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग क्रॉप। तो ऐसे ही प्राइमरी कंज्यूमर पर 12 बजे कितना बायोमास अवेलेबल है उसको हम बोलेंगे उस ट्रॉपिक लेवल का स्टैंडिंग क्रॉप। ओके, तो स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम पर किसी भी ट्रॉपिक लेवल पर अवेलेबल बायोमास स्टैंडिंग क्रॉप होता है। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, प्रोडक्टिविटी, डीकंपोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये सब इसके फंक्शन है इकोसिस्टम के। तो सबसे पहला फंक्शन हम पढ़ना चाहेंगे प्रोडक्टिविटी। सर प्रोडक्टिविटी क्या है? रेट ऑफ प्रोडक्शन। रेट ऑफ प्रोडक्शन, आपने क्या कहा कि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो लाइट एनर्जी को यूज करके फूड का प्रिपरेशन करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन। फूड का प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि सभी नीचे जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनके लिए एकमात्र एक सिंगल यूनिक सोर्स है एनर्जी का, क्योंकि सब प्लांट पर डिपेंडेंट है। तो प्लांट ने किया प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन की रेट कि किस टाइम पर कितना प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी शो करता है प्रोड्यूसर्स की, उस प्लांट की एफिशिएंसी बताएगा कि ये कितना ज्यादा दक्ष है, एफिशिएंट है प्रोडक्शन करने में, उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन ज्यादा एफिशिएंट का, ज्यादा टाइम में कम प्रोडक्शन कम एफिशिएंट, तो एफिशिएंसी टेस्ट हो रही है। ओके, तो प्रोडक्टिविटी, तो हम प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन लेके आते हैं नंबर 1 प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कौन सी प्रोडक्टिविटी? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? देखो प्रोडक्टिविटी हर ट्रॉपिक लेवल की होती है, समझना पहली बात। प्रोड्यूसर्स की प्रोडक्टिविटी होती है, कंज्यूमर्स की प्रोडक्टिविटी होती है। प्राइमरी कंज्यूमर्स हर्बीवोर्स की भी अपनी प्रोडक्टिविटी है, तो कार्निवोर के अपने ट्रॉपिक लेवल के ऊपर उनकी भी एक प्रोडक्टिविटी है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जैसे कि सुबह 6 बजे से 12 बजे तक 6 घंटे में वो कार्निवोर्स ने अपनी बॉडी के अंदर कितना बायोमास जनरेट किया किसी को खा करके, तो उसको हम बोलेंगे उसकी प्रोडक्टिविटी। और आपको कॉमन सेंस में लगा लो कि सबसे ज्यादा फूड जो बना रहे हैं उनके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, प्रोड्यूसर्स के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, फिर दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर हर्बीवोर के पास उससे कम एनर्जी होगी, फिर उससे कम एनर्जी कंज्यूमर्स के पास में जाएगी। तो प्रोडक्टिविटी जो होती है वो जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ता जाता है उस ट्रॉपिक लेवल की पर्टिकुलर की प्रोडक्टिविटी जो है वो भी कम होती जाएगी, क्योंकि जब एनर्जी ही, अवेलेबल एनर्जी ही कम मिल रही है तो फिर प्रोडक्टिविटी भी तो कम बनेगी ना, है ना। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया। याद रखना प्रोडक्शन जो होता है उसमें एक एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जैसे मान लो 1 किलोमीटर स्क्वायर का एक एरिया है, उस एरिया में प्रेजेंट प्लांट्स ने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, मतलब 24 आवर्स में, तो यहाँ पे 2 चीजें याद रखना, टाइम आवर्स भी कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब ये फिक्स होना चाहिए, और एरिया भी फिक्स होना चाहिए। तो फिक्स एरिया और फिक्स टाइम पीरियड के अंदर उन प्लांट्स ने कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस किया उसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन। और उसको अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें, पर यूनिट टाइम पर कितना हुआ है, तो उसको हम बोल देंगे प्रोडक्टिविटी। इट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेट। वेट के अंदर ये होता है ग्राम, ओके, और एनर्जी के अंदर होता है किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर, तो हम कहेंगे ग्राम मीटर स्क्वायर, ग्राम पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये प्रोडक्शन है, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। पर्टिकुलर एरिया में आपने कितना प्रोडक्शन किया है, ये किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर, ये है प्रोडक्शन। तो ये प्रोडक्शन है। और प्रोडक्टिविटी में क्या आ जाएगा, अगर रेट अगर पता, प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन की रेट, और रेट आते ही आपको पता है यहाँ पर टाइम को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखो किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर ईयर, पर ईयर, तो देखो पर ईयर, ईयर आ गया, टाइम आ गया, तो प्रोडक्टिविटी हो गया। जैसे ग्राम पर मीटर स्क्वायर और ईयर, तो ये ग्राम पर मीटर स्क्वायर और ईयर। ओके, तो इस तरीके से याद रखना, एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये, और यहाँ पर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये। To compare the productivity of the different ecosystem, it can be
डिवाइडेड इनटू जीपीपी एंड एनपीपी। तो देखना, एक प्रोडक्ट, दो टाइप के इकोसिस्टम है, जैसे एक ओशियन इकोसिस्टम है, एक पॉन्ड इकोसिस्टम है, और दोनों का एक पर्टिकुलर एरिया आपने काउंट कर लिया, इसका भी एक एरिया, क्योंकि आपको पता है प्रोडक्टिविटी, मुझे ए इकोसिस्टम और बी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को कंपेयर करना है, तो मुझे दो चीजें, प्रोडक्टिविटी को कंपेयर करना है, तो प्रोडक्टिविटी का आप यूनिट देख लो ना, क्या है किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर और पर टाइम, है या नहीं है? तो आप देखो एक पर्टिकुलर टाइम में, तो इसका टाइम, जैसे ये भी 24 आवर, ये भी 24 आवर, टाइम हो गया फिक्स। मीटर स्क्वायर, तो इसका भी एरिया फिक्स कर लो, ओशियन का इसका भी एरिया फिक्स कर लो, और यहां दोनों ने कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करी है वो देख लो, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा इकोसिस्टम ज्यादा सस्टेनेबल है, ज्यादा अच्छा है, ज्यादा प्रोडक्टिविटी शो करता है। तो प्रोडक्टिविटी एक इकोसिस्टम को कंपेयर करने में काम में लिया जा सकता है। तो प्रोडक्टिविटी याद रखना उस यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूनिट क्या है? किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर पर ईयर, एक साल के लिए। और एनर्जी के अलावा अगर वेट में देखा जाए तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो प्रोडक्टिविटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्टिविटी। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू जीपीपी एंड एनपीपी। तो हम कह सकते हैं कि ये जीपीपी और एनपीपी के अंदर डिवाइड होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो देखते हैं क्या होता है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो प्रोडक्टिविटी होती है द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स्ड in an ecosystem in unit time is called gross primary productivity, including organic matter used of the respiration during the measurement of the period. It also known as the total photosynthesis. A considerable amount of GPP is utilized by the plant regeneration. सुनो भाई, सीधी सी बात है क्या कि एक 24 आवर्स में लाइट की प्रेजेंस में 24 घंटे के अंदर जितनी भी लाइट इस प्लांट को मिली है, उस लाइट को यूज करके इस प्लांट ने कितना बायोमास बनाया, और ये बायोमास का 24 आवर्स में पर यूनिट टाइम में कितना बायोमास बना, ये है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। टोटल बायोमास कितना बनाया उन्होंने, कितना बनाया खुद के लिए। जैसे एक रसोई में घुस गए आप और 2 घंटे के अंदर आपने कितनी रोटियां बनाई, तो वह है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, है ना। उसमें से आप 2 रोटी खा गए आपके लिए, एनर्जी के लिए, तो पता चले 20 रोटियां बनाई, तो 20 रोटियां ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गई। उसमें से 2 आपने खा लिए खुद के यूज के लिए, एनर्जी के लिए, तो फिर बाकी 20 माइनस 2, वो 2 जो है उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी यूज। प्लांट अपने रेस्पिरेशन में काम में लेता है, तो उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी यूज के लिए यूज किया गया प्रोडक्शन ऑर्गेनिक मैटर। तो 20 में से 2 आप खा गए, तो आपका 20 तो क्या हुआ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी, माइनस 2 क्या है रेस्पिरेटरी लॉस, 2 रोटियां रेस्पिरेटरी लॉस के लिए गई, तो ये क्वार्टर आएगा, और लास्ट में जो आएगा वो आएगा एनपीपी, जो आएगा 18। तो जो पीछे बच गया 18 रोटियां, वो है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मतलब अब ये 18 रोटियां जो है वो कोई 2 और जना आकर के खाएगा, तो और के लिए जो आकर के खाने वाला है उसके लिए अवेलेबल 20 थोड़ी है, 18 रोटियां अवेलेबल है। तो ये 18 रोटियां आगे कंज्यूमर्स के पास में ट्रांसफर होगी। अगर प्लांट ने बनाई है तो ये 18 जो है वो कंज्यूमर्स के पास ट्रांसफर होगी, तो हम इसको बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। वो बायोमास होता है, वो अवेलेबल बायोमास होता है प्रोड्यूसर्स के ट्रॉपिक लेवल के ऊपर, जो किसको अवेलेबल होता है, कंज्यूमर्स को अवेलेबल होता है। कंज्यूमर्स को जीपीपी अवेलेबल नहीं होता, 20 अवेलेबल नहीं है, उसमें से 2 खुद खाएगा, तो पीछे 18 बच गया, तो 18 अगले वाले के लिए अवेलेबल होता है, उसको हम बोलते हैं एनपीपी। क्या बोलते हैं? एनपीपी। एनपीपी इज द बायोमास विच इज अवेलेबल फॉर नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल कंज्यूमर्स के लिए। ओके, नेट प्राइमरी अमाउंट स्टोर्ड ऑर्गेनिक मैटर इन द प्लांट दैट ट्रांसफर रेस्पिरेशन का यूटिलाइज करने के बाद बचा हुआ एनपीपी है, ये कहना चाह रहा है। सिंपल बात है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? सिंपल समझिए। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या थी, कॉन्सेप्ट समझो कि प्लांट थे, लाइट थी, लाइट को यूज करके प्लांट ने एक पर्टिकुलर टाइम में टोटल कितना बनाया, वो क्या था, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी, जिसको हम जीपीपी और एनपीपी के फॉर्म में बता रहे थे, है ना, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के फॉर्म में बता रहे थे। ओके, अब हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी भी, उसकी भी क्या होगी, ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, और दूसरी क्या होगी नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो अब क्या होगा,
मान लो यहां पर ये एनपीपी बचा है, ये एनपीपी किधर ट्रांसफर होगा, मतलब यहां से तो लाइट एनर्जी ट्रांसफर हुई प्रोड्यूसर्स के पास में, प्रोड्यूसर्स ने अपना रेस्पिरेशन जीपीपी बनाया, जीपीपी में से माइनस रेस्पिरेशन यूज कर लिया, बन गया एनपीपी। अब एनपीपी को कौन खाएगा, एनपीपी को प्लांट से खाएगा कंज्यूमर। अब ये कंज्यूमर खाएगा, तो कंज्यूमर ने खाया तो कंज्यूमर को पता है हर्बीवोर ने खाया, और हर्बीवोर के पास कौन गया, एनपीपी गया। तो बताइए ये एनपीपी ही क्या है, ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है या नहीं है, वो टोटल अवेलेबल बायोमास, वो टोटल बायोमास, वो एनपीपी क्या है, वो अवेलेबल एनर्जी है उसके पास में, और वो एनपीपी जो वो टोटल कंज्यूम करेगा अपनी बॉडी के अंदर, और उस बॉडी के अंदर से कंज्यूम करने के बाद में आपको पता है वो एनपीपी ही क्या हो गया, उसका ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हो गया, है ना, कि उसकी बॉडी के अंदर उसने टोटल कितना बनाया। अब इस ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में से क्या माइनस कर दो, इसके रेस्पिरेटरी लॉस जो रेस्पिरेशन में यूज कर लिया वो, और उसके फीकल मैटर के अंदर चला गया वो, उसकी टट्टी में चला गया वो, फीकल मैटर में चला गया वो। तो जीएसपी ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में से जो एनपीपी है वही जीएसपी है, एनपीपी ही क्या है, जीएसपी है, ध्यान रखना, ये एनपीपी ही जीएसपी है, ये पूरा नहीं है। और एनपीपी जीएसपी हो गया, और आपको पता है कि जीएसपी में से उसने खुद ने, कंज्यूमर ने, हर्बीवोर ने रेस्पिरेशन में कितना यूज कर लिया वो चला गया, और ये चला गया, तो वो हो गया एनएसपी। क्या हो गया, एनएसपी, नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। मतलब अब उस कंज्यूमर के बॉडी के अंदर वो बायोमास है जो अगर उसको कोई खाएगा तो वो आगे जाएगा। तो यहाँ पर कंज्यूमर्स 1 मतलब हर्बीवोर, अब यहाँ कौन जाएगा, यहाँ जाएगा एनएसपी जाएगा। एनएसपी वो टोटल अवेलेबल बायोमास है। तो हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल के ऊपर एक पर्टिकुलर टाइम में जितना भी बायोमास अवेलेबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं या नहीं बोलते। तो स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है, एनपीपी, एनएसपी, ये स्टैंडिंग क्रॉप होती है, न कि जीपीपी, जीएसपी, ग्रॉस वाले स्टैंडिंग क्रॉप नहीं होती। नेट जो होता है वो स्टैंडिंग क्रॉप होता है। तो यहां पर कितना अवेलेबल है जो आगे के लिए, आगे खाने वाले के लिए अवेलेबल है, वो है एनएसपी। क्या है, एनएसपी। अब एनएसपी क्या हो जाएगा, टर्शरी लेवल पे, दूसरे लेवल पे जाएगा। ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, अब आएगा टर्शरी प्रोडक्टिविटी। तो ये क्या आएगा, ग्रॉस टर्शरी प्रोडक्टिविटी इज एनएसपी। अब ग्रॉस टर्शरी प्रोडक्टिविटी में से ये जो कंज्यूमर है वहां रेस्पिरेटरी लॉस, उसका फीकल मैटर का लॉस हो गया। तो ये सब हटाने के बाद अब जो बायोमास अवेलेबल होगा वो कौन होगा, वो होगा नेट टर्शरी प्रोडक्टिविटी होगा। नेट टर्शरी प्रोडक्टिविटी थर्ड ट्रॉपिक लेवल के ऊपर अवेलेबल स्टैंडिंग क्रॉप बोल सकते हैं हम। ओके, क्लियर। ऐसे आगे की तरफ में प्रोडक्टिविटी जाती रहती है। अब है डीकम्पोजिशन। सर हम डीकम्पोजिशन की अगर बात करें तो देखो, डेड प्लांट रिमेन्स सच एज लीव्स, बार्क, फ्लावर, डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, ये सब आपके डेट्राइटस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डेट्राइटस। और विच इज रॉ मटेरियल फॉर डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन किसके ऊपर होता है, डेट्राइटस पे होता है। डेट्राइटस क्या है, ये सब चीजें डेट्राइटस है, इनको सबको डिकम्पोज करते हैं माइक्रोब्स। डीकम्पोजिशन के अंदर ये एक लाइन से होता है, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। देखो लाइन से नहीं, मैं वापस ले रहा हूं मेरे वर्ड्स, ये सब काम होते हैं डीकम्पोजिशन में। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा कि फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबोलिज्म ये साइमल्टेनियसली होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं। मतलब एक बार एक ये मान लो गोला डेट्राइटस है, कौन है, डेट्राइटस है। इस डेट्राइटस के ऊपर फ्रेगमेंटेशन भी हो रहा है, लीचिंग भी हो रही है और कैटाबोलिज्म भी हो रहा है। एक साथ रन करेंगे तीनों के तीनों प्रोसेस। उसके बाद ये डेट्राइटस आगे एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, उस एक्स पर होगा ह्यूमिफिकेशन। क्या होगा, ह्यूमिफिकेशन होगा। और ह्यूमिफिकेशन एक्स को वाई में कन्वर्ट कर देगा, उस वाई के ऊपर होगा मिनरलाइजेशन। क्या होगा, मिनरलाइजेशन। समझ में आई क्या नहीं आई बात। डेट्राइटस रॉ मटेरियल है, इसके ऊपर तीनों प्रोसेस एक साथ अटैक किए, और एक साथ अटैक करने के बाद इसको कन्वर्ट कर दिया एक्स में। एक्स कन्वर्ट हो गया वाई में, क्योंकि एक्स पर हुआ ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन होने के बाद अब वो मटेरियल वाई में कन्वर्ट हो गया, उस वाई पर हो रहा है मिनरलाइजेशन। तो ऐसे प्रोसेस होता है डीकम्पोजिशन का। ओके, तो अब है डेट्रीवोर्स। डेट्रीवोर्स डेट्राइटस को फीड करने वाले, जैसे अर्थवॉर्म। ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन के अंदर ये अर्थवॉर्म, डेट्रीवोर्स जो होते हैं वो करते हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, तो साथ साथ फ्रेगमेंटेशन भी हो रहा है और साथ साथ लीचिंग भी हो रही है। तो लीचिंग, वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू द सॉइल होराइजन एंड गेट प्रेसिपिटेटेड इन अनअवेलेबल सॉल्ट।
तो ये लीचिंग जो होता है ये लॉस ऑफ सॉल्ट होता है। तो जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर सॉल्युबल जो होते हैं वो लीचिंग के लिए अंदर डेप्थ में चले जाते हैं, सॉइल के नीचे होराइजन में चले जाते हैं, जो प्लांट के लिए अनअवेलेबल होते हैं, इसको लॉस बोल सकते हैं हम लोग। बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम डिग्रेड डेट्राइटस इनटू सिंपल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, सिंपल इनऑर्गेनिक, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैटाबोलिज्म। तो देखो इस डेट्राइटस के ऊपर बड़े बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे में तोड़ रहा है अर्थवर्म, तो ये हो गया फ्रेगमेंटेशन। साथ ही साथ वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट जो है, वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट जो होते हैं वो नीचे बैठते जा रहे हैं, लीचिंग भी हो रही है, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट हो रहा है, और साथ ही साथ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इनको डाइजेस्ट कर रहे हैं और सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर तोड़ रहे हैं, और तोड़ते तोड़ते वाटर अनसॉल्युबल है वो ऊपर ही रह जाएंगे, सॉल्युबल नीचे चले जाएंगे। तो तीनों प्रोसेस 1 2 3, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग एंड कैटाबोलिज्म। तो कैटाबोलिज्म कौन करता है? माइक्रोब्स करते हैं, ध्यान रखना, माइक्रोब्स करते हैं कैटाबोलिज्म, और डेट्रीवोर अर्थवर्म करता है फ्रेगमेंटेशन। तो बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं वो ये काम करते हैं कैटाबोलिज्म वाला। It is important to note that the above step in the decomposition operates simultaneously on the detritus. Humidification and mineralization occur during decomposition in soil. तो ये ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन ये सॉइल के अंदर होता है। जब डेट्राइटस और भी ज्यादा टूट करके सॉइल का हिस्सा बन जाता है तो उस पार्ट पर ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन चलता है सॉइल के अंदर। तो ध्यान रखना, इन द सॉइल, और वो चलते हैं डेट्राइटस के ऊपर। ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू एक्यूमुलेट अब आप बोलेंगे सर ह्यूमिफिकेशन क्या बनाता है? ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस किसके ऊपर हुआ? डेट्राइटस जो है वो ये तीनों प्रोसेस होने के बाद में कन्वर्ट हो गया लिटर में। किसमें कन्वर्ट हो गया? लिटर के अंदर कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया? लिटर के अंदर कन्वर्ट हो गया। ओके, और लिटर जो होता है उस लिटर के ऊपर चलता है ह्यूमिफिकेशन। लिटर कहां होता है? इन सॉइल। अब ये सॉइल का पार्ट बन गया, लिटर जो है वो सॉइल जैसा हो गया है। अब इस सॉइल जैसे लिटर के ऊपर चल रहा है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन क्या करता है? ह्यूमिफिकेशन जो होता है उसमें कुछ XYZ कुछ भी हो रहा होगा, ये होने के बाद ये उस लिटर को किसमें कन्वर्ट कर देता है? Y में कन्वर्ट कर देता है। देखो, लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ अ डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। तो लिटर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है। डेट्राइटस को लिटर में कन्वर्ट किया ये तीनों प्रोसेस ने, लिटर को ह्यूमस में कन्वर्ट किया ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस ने, और दैट हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन। और जो माइक्रोब्स होते हैं उसके अंदर डिकम्पोजिशन की रेट जो होती है वो ह्यूमस के ऊपर अब अटैक करेंगे। कौन? माइक्रोब्स। अब माइक्रोब्स अटैक करेंगे उसको और ज्यादा ब्रेकडाउन करने के लिए, लेकिन जितना डेट्राइटस के अंदर फास्ट रेट से डिकम्पोजिशन कर रहे थे वो बैक्टीरिया और फंजाई, अब वही बैक्टीरिया और फंजाई इस ह्यूमस को अगर डिकम्पोज करने की चेष्टा रखते हैं तो वो उस स्पीड से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ह्यूमस जो होता है वो माइक्रोबियल एक्शन के लिए बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होता है, लेकिन बिल्कुल जीरो नहीं होता है डिकम्पोजिशन, स्लो रेट से डिकम्पोज होता है ह्यूमस, एंड अंडरगोज डिकम्पोजिशन एंड एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट। तो ये देखो एक्सट्रीमली स्लो रेट से होता है। बीइंग कॉलॉइडल इन नेचर सर्व एज द रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट। तो ये ह्यूमस जो होता है वो याद रखना रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट भी होता है, कॉलॉइडल नेचर का होने की वजह से इसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा अवेलेबल होते हैं, और प्लांट जो होता है वो यहीं से न्यूट्रिएंट को अपटेक करता है ह्यूमस से। द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय माइक्रोब्स एंड रिलीज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट अकर बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज मिनरलाइजेशन। तो ऐसे ह्यूमस के ऊपर माइक्रोब्स स्मॉल, वेरी स्मॉल रेट से डिकम्पोजिशन करके इसका क्या करेंगे? मिनरलाइजेशन करेंगे, और ह्यूमस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जो प्लांट के लिए अवेलेबल और हो जाएंगे, और भी ज्यादा स्मॉल, जो और ज्यादा प्लांट को अवेलेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे ये माइक्रोब्स ह्यूमस के ऊपर काम करके। तो ध्यान रखना, डेट्राइटस पे तीनों प्रोसेस साथ में चले। डेट्राइटस कन्वर्ट हो गया लिटर में, लिटर बन गया सॉइल का पार्ट, लिटर के अंदर चला ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन भी कौन करता है? बैक्टीरिया करता है। ओके, और ह्यूमिफिकेशन का प्रोसेस होने के बाद वो बन गया ह्यूमस, और ह्यूमस जो होता है वो सॉइल रिजर्वायर होता है मिनरल का, यहां से प्लांट अपटेक कर सकते हैं मिनरल को, लेकिन अभी भी मिनरल और बनना बाकी है। तो ह्यूमस के ऊपर माइक्रोब्स वेरी स्लो रेट से डिकम्पोजिशन करके मिनरलाइजेशन करते हैं और मिनरल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, जो प्लांट को अवेलेबल मिनरल के फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है। तो इतना सारा काम बैक्टीरिया और फंजाई का सबसे बड़ा रोल है हर स्टेप पर। तो इसीलिए हम कहते हैं डिकम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। मिनरल को अवेलेबल करवा दिया, डेट्राइटस में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर था उसको सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर दिया, इसी प्रोसेस से ये है डिकम्पोजिशन। ओके,
फैक्टर अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन को कौन फैक्टर, जैसे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन बहुत अच्छा होना चाहिए डिकम्पोजिशन के लिए। मॉइस्ट एंड वार्म एनवायरमेंट, तो ये भी होना चाहिए, अदरवाइज डिकम्पोजिशन की रेट कम हो जाएगी। नेचर ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, अगर सिंपल है, अगर कॉम्प्लेक्स मटेरियल है तो एनसीईआरटी में इसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है, डायरेक्ट रट लेना। डेट्राइटस क्या होता है, लिग्निन एंड काइटिन अगर ज्यादा होगा, नाइट्रोजन एंड वेस्ट सोल्यूबल शुगर ज्यादा होंगे, तो देखो यहाँ पे तो रेट कम हो जाएगी, और अगर नाइट्रोजन और वेस्ट सोल्यूबल शुगर ज्यादा है तो रेट ज्यादा हो जाएगी। यही बात मैं बोल रहा था। अब देखो क्या होता है, डेट्राइटस का डेट्रीवोर्स और फ्रेगमेंटेशन हुआ, ऑर्गेनिक मैटर प्लस सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बन गया, सॉल्यूबल के साथ क्या हो गई, लीचिंग हो गई। तो सबसे पहले डेट्राइटस के ऊपर हुआ फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन होते ही क्या हो गया, सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बन गया, तो लीचिंग हो गई, प्रेसिपिटेशन हो गया, अनअवेलेबल टू प्लांट हो गया। और साथ ही साथ आपको पता है ऑर्गेनिक मैटर का क्या हो रहा है, कैटाबोलिज्म हो रहा है। डेट्राइटस में कैटाबोलिज्म होकर के ये क्या बन गया, ह्यूमस। ओके, या मैं कहूंगी डार्क, ये इसको ह्यूमस बोलने की बजाय आप इसको बोलो लिटर। क्या बोलिए, लिटर हो गया। क्या बना, लिटर। और लिटर जो है वो आगे जाकर के ह्यूमस बन गया, ह्यूमस जो है वो आगे जाकर के मिनरलाइजेशन प्रोसेस से आगे बढ़ गया। ओके, ये डायग्राम देख सकते हो आप, ये देखो, ये ट्री नीचे गिरी, नीचे पत्ती गिरी, पत्ती के अंदर किसी ने, एक इंसेक्ट ने उसको खाया, तो वो इंसेक्ट की फूड एनर्जी के अंदर चला गया, फूड चेन में चला गया। ये इंसेक्ट की फूड चेन में एनर्जी चलेगी। पीछे जो पार्ट बचा हुआ है उस पार्ट को आप देखिए यहां पर, ये देखो, सम आर द ईटन बाय द इंसेक्ट एंड द अदर एनिमल न्यूट्रिएंट एंड द एनर्जी एंटर फूड वेब। तो ये यहां से ग्रीन लीफ फॉल हुई, इसको किसी इंसेक्ट ने खाया, ये देखो यहाँ पे क्या है, ये इंसेक्ट ये रहा, और ये एनर्जी उधर चलेगी। अब इंसेक्ट ने खाने के बाद जो पीछे पार्ट बचा, उस पीछे पार्ट बचे हुए, इसके ऊपर क्या चल रहा है, इसके ऊपर तीनों प्रोसेस चल रहे हैं। क्या, अब यहां पर तीनों प्रोसेस चल रहे हैं, और तीनों प्रोसेस चलने के बाद मैं कहूंगा कि यहां पर कहने का मतलब मैं कहूं कि फ्रेगमेंटेशन भी चल रहा है, लीटिंग भी चल रहा है। तो ये देखो, ये यहाँ पे डीकम्पोजर्स आ गए, और यहाँ पर आपको पता है ये बेसिडियोमाइसिटीज है, डीकम्पोजर फंजाई है। तो इस लीव्स को देखो, इसमें कन्वर्ट कर दिया, लीव्स पार्शियली कंज्यूम्ड बाय डीकम्पोजर्स सच एज फंजाई एंड बैक्टीरिया, दे टू लूज फॉर्म एंड बिकम लिटर। तो यहाँ पर ये लीव जो है वो लिटर बन जाती है। क्या बन जाती है, लिटर। तो ये पहले डेट्राइटस थी, अब यहाँ पे क्या बन गई, वो लिटर बन गई। यानी कि मैं ये कहूंगा कि यहाँ क्या चल रहा है, कैटाबोलिज्म। क्या चल रहा है, कैटाबोलिज्म। यहां चल रहा है कैटाबोलिज्म। ओके, और यही कौन चल रहा है, कैटाबोलिज्म के साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि यहां पर ही ये कैटाबोलिज्म है, तो यहां चल रहा है फ्रेगमेंटेशन। ये तो हो गया इंसेक्ट वाला पार्ट, और इसी के अलावा यहां क्या चल रहा है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन भी चल रहा है। क्या चल रहा है, फ्रेगमेंटेशन। ओके, क्लियर। अब देखो ये क्या बोला, लिटर बन गई। लिटर के बाद फर्दर डिकम्पोजिशन बाय अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया, सॉइल, माइट, फंजाई एटसेट्रा। तो यहां पर अब ये लिटर बन गया है, तो लिटर के ऊपर ही क्या चल रहा है, और भी आगे कंप्लीट ह्यूमस बनाएगा, ह्यूमस बना करके ये मिनरलाइजेशन करेगा और सॉइल बना देगा, और ये लीचिंग हो जाएगी। एनर्जी फ्लो की अगर बात करें तो सबसे पहले एनर्जी फ्लो, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। ओके, एनर्जी फ्लो इज इन एन इकोसिस्टम फॉलो टू रूल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के दो रूल को फॉलो करता है एनर्जी का फ्लो। क्या होता है एनर्जी फ्लो, एक इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी का सोर्स कौन है, सनलाइट। सनलाइट से एनर्जी गई प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर से गई हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स से गई कार्निवोर्स। ऐसे एनर्जी का ट्रांसफर होता है। अभी मैंने बताया ना, एनपीपी, जीपीपी, जीएसपी, ऐसे। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसपोर्ट वन फॉर्म टू अनदर। देखो सनलाइट से ये आगे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। और दूसरा लॉ है लॉ ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है, वेरी लेस एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। तो लॉ ऑफ एंट्रोपी क्या है, दूसरा लॉ ऑफ एंट्रोपी होता है। और लॉ ऑफ एंट्रोपी का मतलब है, एंट्रोपी जो होती है वो हमेशा एक रैंडमाइजेशन को शो कर रही है। यहाँ पर वेरी लेस एनर्जी ट्रांसफर होती है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर बहुत ही कम एनर्जी ट्रांसफर होती है। जैसे अगर मान लो सनलाइट की अगर बात करें तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, अवेलेबल सनलाइट, टोटल अवेलेबल सनलाइट। अगर एक प्लांट को टोटल अवेलेबल सनलाइट जितनी भी है, अगर हमें टोटल अवेलेबल सनलाइट की अगर बात करें कि टोटल सनलाइट का
ओनली 50% जो पार्ट होता है जो प्लांट के पास में आ रहा है सनलाइट, टोटल अवेलेबल सनलाइट टू द प्लांट, उस अवेलेबल सनलाइट का 50% पार्ट ही वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करते हैं उस रेडिएशन को। इसलिए हम 50% पार्ट ऑफ टोटल सनलाइट, टोटल अवेलेबल सनलाइट का 50% पार्ट ही क्या है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। इसी से ही क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, फूड का प्रिपरेशन होगा। ओके, तो यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स के अंदर जीपीबी 2 to 10%, मतलब आपने इस 50% टोटल अवेलेबल सनलाइट का 50% फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है, और फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का 2 to 10% ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, मतलब टोटल प्लांट के ऊपर जितनी भी लाइट पड़ रही है उसका 50% ओनली फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है, मतलब उसी का ही यूज करेगा प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए। और उस 50% लाइट को भी पूरा यूज नहीं करता है, उस 50% PAR का भी 2 to 10% ही पूरा फूड बनाने में यूज कर लेता है। तो सोचो 2 to 10% ऑफ 50%, टोटल अवेलेबल सनलाइट मान लेते हैं 100 है, तो 100 टोटल अवेलेबल सनलाइट है, तो बताइए PAR कितना हो जाएगा, PAR हो गया 50, कितना हो गया 50, और PAR 50 हो गया तो टोटल प्लांट जो मेन यूज करता है, तो यूज जो कर रहा है, एग्जैक्ट यूज जो कर रहा है वो कितना करेगा 2 to 10%, तो 50 का 2% कितना हो जाएगा भाई, हाँ जी 50 का 2% जो हो जाएगा वो हो जाएगा सीधा 5 दूनी 10, और 10 है ना, तो 2% और 10%, ठीक है, तो या तो ये करेगा 1, और या 10% की बात करें तो या करेगा ये 5। आया समझ में? मान लो ये कोई भी यूनिट है, 100 है, टोटल अवेलेबल सनलाइट की वैल्यू 100 है, उसका 50% PAR है, और PAR का 2%, ओके, तो 2% जो है वो कितना हो जाएगा, एक वैल्यू, और एक से 5 वैल्यू जो है वो यूज करेगा। ओके, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर सिंपली मैं अगर आपको बोल दूं कि सर ये मान लो 1000 है तो ये 500 हो गया, और अगर ये 500 है तो 500 का 2% कितना हो जाएगा 10, ओके, और 10 to 50 यानी कि 10%, और ये कितना हो जाएगा 50, तो मतलब 10 to 50 यूज करेगा, मतलब 1000 टोटल अवेलेबल सनलाइट प्लांट के ऊपर गिर रही है, लेकिन उसका 1000 को पूरा यूज नहीं कर रहा है, वो 10 to 50 को यूज करके ही पूरा फूड सिंथेसिस कर रहा है, इतना कम एनर्जी में ही काम चल जाएगा उसका। ओके, क्लियर हुआ या नहीं हुआ आपके लिए ये बात? अब याद रखना ये सारी चीजें किसका कितना परसेंटेज होता है, और यहां जाकर के ये अदर रेडिएशन 50% होती है। ये फूड चेन आप देख लो, ये सनलाइट है, इसमें हीट लॉस हो गया प्लांट ने, और 2 to 10% टोटल अवेलेबल सनलाइट का कितना परसेंट हो गया, अब आप खुद बताइए। ये वैल्यू जो है वो 2 to 10% ऑफ PAR है, तो ये यूज एनर्जी जो है ये कितना परसेंट है, ये 10 to 50% इसका 2 to 10% हुआ, और ये खुद इसका 50% हुआ, तो आप सोचो ये वैल्यू जो है इसका कितना परसेंट हो गया, 1 to 5%। तो ये मैं कह सकता हूं कि 2 to 10% ऑफ PAR या 1 to 5% ऑफ टोटल अवेलेबल सनलाइट। टोटल अवेलेबल सनलाइट का मतलब एक प्लांट को टोटल अवेलेबल सनलाइट अगर मान लो 1000 दे रहे हो, तो उसका ओनली 1 to 5% ही, 1 to 5% कह रहा हूं मैं, टोटल अवेलेबल सनलाइट का 1 to 5%, और PAR का 2 to 10%। और हमें पता है कि PAR खुद टोटल अवेलेबल सनलाइट का 50% है, तो टोटल अवेलेबल सनलाइट का यूज कितना हो गया, 1 to 5%। ओके, तो ये दोनों डेटा याद रखिएगा आप, 1 to 5% यूज करता है टोटल अवेलेबल सनलाइट का, और 2 to 10% यूज करता है PAR का। ओके, यूज। तो ये देखो यहाँ पे टोटल अवेलेबल सनलाइट इस प्लांट के पास यहां जा रही है, इसको वो कितना परसेंट यूज करेगा, ओनली 1 to 5% ऑफ दिस टोटल अवेलेबल सनलाइट को यूज करेगा वो, और यूज करके फोटोसिंथेसिस में कन्वर्ट कर देगा, और इसमें से खुद ने यूज कर लिया रेस्पिरेशन के लिए, और रेस्पिरेशन के लिए R फॉर हीट, हीट मतलब रेस्पिरेटरी लॉस। तो ये आगे कौन गया, NPP, कौन गया, NPP आगे मूव हो गया, NPP ने आगे इसको खाया हर्बीवोर ने, हर्बीवोर में रेस्पिरेटरी लॉस हो गया, तो ये आगे कौन गया,
आगे गया ये एनएसपी, नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। एनएसपी को किसने खाया? चिड़िया ने। चिड़िया ने रेस्पिरेटरी लॉस कर दिया, तो ये कहाँ गया? यहाँ पे ये गया नेट टर्शरी प्रोडक्टिविटी। और ये वल्चर हो गया जो आपको कार्निवोर के फॉर्म में 4 ट्रॉपिक लेवल पे देखने को मिल रहा है। ओके, अब इसी तरीके से इधर भी जा सकता है। प्लांट डेड हो गया, डेड होने के बाद में आप कहेंगे कि सर ये हीट लॉस किसने किया भाई? यहां पर ये हीट लॉस इन्होंने किया। इनका हीट लॉस यानी कि इनका रेस्पिरेटरी लॉस हो गया, इनकी बॉडी में चला गया, और ये इन्होंने इसके अंदर प्रेजेंट जितना भी अमाउंट है उसको सॉइल में डाल दिया। ओके, इन्होंने इसको खाया तो हीट लॉस है, ये डेड हो गया, हीट लॉस है, ये डेड हो गया तो ये हीट लॉस है। तो इसकी डेड बॉडी को भी ये खाएंगे, इसकी डेड बॉडी को भी खाएंगे, इसकी डेड बॉडी को भी खाएंगे। तो जितना भी ऑर्गेनिक मैटर इनके अंदर प्रेजेंट है वो सारा का सारा हीट लॉस करवा करके ये सॉइल के अंदर डाल देंगे। ओके, फूड चेन। In an ecosystem, every organism depends on the other organism for food, and all organisms are arranged in the series of repeated eating and the being eaten. This series is known as food chain. मतलब एक ऑर्गेनिज्म खुद किसी का खाना बन रहा है, कोई दूसरे को खा रहा है, एक दूसरे के ऊपर फूड के लिए डिपेंडेंट है, तो एक चेन बन जाती है जिसको हम बोलते हैं फूड चेन। और एक फूड चेन जो होती है इस तरीके से आपको देखने को मिलती है कि ट्रॉपिक लेवल के ऊपर हर ऑर्गेनिज्म अरेंज हो जाता है और फूड चेन का प्रिपरेशन करता है जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है। और एनर्जी ट्रांसफर एक लेवल से दूसरे लेवल पर कितने होती है? 10% एनर्जी का ट्रांसफर होता है। कितना परसेंट होता है? इस अवेलेबल ट्रॉपिक लेवल पर जितना भी आपका एनर्जी अवेलेबल है उसका 10% आगे होगा ट्रांसफर। ओके, तो इसको हम बोलते हैं लिंडमैन्स 10% लॉ। जैसे फूड चेन, जैसे 2 टाइप की फूड चेन होती है, जीएफसी और डीएफसी, ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन। जैसे इसमें आप देख सकते थे कि डेट्राइटस फूड चेन ये है ग्रेजिंग फूड चेन। कौन सी फूड चेन है? ग्रेजिंग फूड चेन। और ये जो है डेट्राइटस फूड चेन है, कहीं से भी लाओ ये कौन सी हो जाएगी? डेट्राइटस फूड चेन। ये ग्रेजिंग फूड चेन हो गई, और ये मर गया तो ये डेट्राइटस फूड चेन हो गई। ये डेट्राइटस फूड चेन, ये हमें नीचे की तरफ में जितने भी है वो कौन है? डीएफसी है। तो यहां पर डीएफसी 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 है ना, डेट्राइटस फूड चेन। मतलब डेट्राइटस फूड चेन की स्टार्टिंग कहां से होती है? डेड ऑर्गेनिक मैटर से, डेड ऑर्गेनिज्म से। ये डेड हो गया, डेट्राइटस फूड चेन चालू हो गई। ये डेड हो गया, डेट्राइटस फूड चेन चालू हो गई। ये मर गया, डेट्राइटस फूड चेन चालू हो गई। ये डेथ हो गई, डेट्राइटस फूड चेन चालू हो गई। और लिविंग के अंदर क्या चलता है? ग्रेजिंग फूड चेन। तो ये लिविंग है, ये लिविंग ने खाया, ये लिविंग ने खाया, तो एक आपके पास में ये क्या दिख रही है? ग्रेजिंग फूड चेन दिख रही है। ओके, तो ये एक टाइप का टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर ग्रेजिंग फूड चेन दिखाया। जैसे ग्रासलैंड में ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक और पिकॉक, ये आपके एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम पे जीएफसी है। और एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है जैसे पॉन्ड हो गया, जिसमें जू फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, ये एक जीएफसी हो गई। और पैरासिटिक फूड चेन, जैसे एक ट्री के लिए पैरासिटिक फूड चेन, ट्री के ऊपर बर्ड्स हैं, बर्ड्स पे टिक्स हैं, टिक्स को खा रहे हैं बैक्टीरिया, तो ये पैरासिटिक फूड चेन हो गई। और डेट्राइटस फूड चेन डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरुआत होती है, डेट्राइटस फूड चेन की अभी मैंने बताया। और फंजाई बैक्टीरिया, स्नेल। और डेट्राइटस फूड चेन में देखो डेड ऑर्गेनिक मैटर में प्रेजेंट एनर्जी फंजाई बैक्टीरिया में गई, और फंजाई और बैक्टीरिया को कौन खा रहा है? स्नेल। और स्नेल को कौन खा रहा है? स्मॉल फिश। तो आप देखो यहां पर ये लिविंग है, ये लिविंग है, और ये लिविंग है, और ये डेड है। ओके, तो आप देखो डेड ऑर्गेनिक मैटर की शुरुआत हो रही है और लिविंग के अंदर जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं डीएफसी, डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन वो फूड चेन होती है जिसमें शुरुआत डेड ऑर्गेनिक मैटर से होती है, और यहां पर भी एनर्जी ट्रांसफर का रूल अप्लाई होता है। ओके, तो याद रखना ये स्नेल को खा रहा है स्मॉल फिश। आप बोलेंगे सर स्नेल किसके ऊपर होते हैं? ये बैक्टीरिया के ऊपर, फंजाई पर फीड करते हैं। बैक्टीरिया और फंजाई में एनर्जी कहां से आई? डेड ऑर्गेनिक मैटर का 10%, तो यहां पर भी 10% का रूल लागू होता है। ये फूड वेब एग्जैक्टली नेचर में एक सिंपल फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती है, कई सारी फूड चेन्स आपस में कनेक्टेड होती है, कहीं ना कहीं ट्रॉपिक लेवल के ऊपर, कॉमन ट्रॉपिक लेवल पर, और फूड वेब का फॉर्मेशन करती है। तो एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम के अंदर, नेचर के अंदर एक कॉम्प्लेक्स फूड चेन्स होती हैं, फूड वेब होता है। तो ऐसे फूड वेब होता है, देख लो। प्लांट प्रोड्यूसर है, रैट, इंसेक्ट, डियर, रैबिट, गोट, ये सब प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। और इस इंसेक्ट को कौन कौन खा रहा है? देखो ये कॉमन हो गया, कॉमन मार्क कर देता हूं मैं। रैट को कौन कौन खा रहा है? देखो रैट को 2 जने खा रहे हैं। मतलब एक रैट एक ऐसी जगह बन गई जहां पर 2 चीजें खा रहे हैं। ऐसे ईगल रैट को खा रही है, स्नेक रैट को खा रहा है, तो 2 जने इसको उठा रहे हैं।
इंसेक्ट को फ्रॉग भी खा रहा है, इंसेक्ट को स्नेक भी खा रहा है। डियर को फॉक्स, जैकॉल, वुल्फ ये खा रहे हैं, और डियर को डायरेक्ट लॉयन भी खा रहा है। ओके, रैबिट को ईगल भी खा रहा है, और रैबिट को फॉक्स, जैकॉल और वुल्फ भी खा रहे हैं। ओके, इस तरीके से आप लोग जो है, जैसे स्नेक को ईगल भी, पीकॉक, तो ये स्नेक भी यहां पर क्या बन गया, 2 पॉइंट बन गए। ओके, और ये डियर भी 2 पॉइंट है, रैबिट भी 2 पॉइंट है। तो इस तरीके से हम कहते, जैसे ये वुल्फ को अगर देखा जाए तो ये भी यहाँ पे डायरेक्टली ये सीधा आगे चले गए। तो कहने का मतलब एक दूसरे में आपस में कनेक्टेड होता है। इकोलॉजिकल पैरामिड्स की अगर बात करें तो सर, इकोलॉजिकल पैरामिड एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक ग्राफ है, उसका एक रिप्रेजेंटेशन होता है कि आपके एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर अगर एनर्जी जा रही है तो इस ट्रॉपिक से उस ट्रॉपिक, उस ट्रॉपिक से इस ट्रॉपिक में एनर्जी के ट्रांसफर को शो करना एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, तो उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल पैरामिड्स। ओके, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीटर्स एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, एक डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल के ऊपर इकोलॉजिकल पैरामीटर्स जो होते हैं, कुछ भी पैरामीटर्स हो सकते हैं आपके पास, एनर्जी, बायोमास, न्यूट्रिएंट, कुछ भी, उनको एक हर ट्रॉपिक लेवल के ऊपर ग्राफ के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना ही, और वो जो प्रोडक्ट आता है उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं, उस ग्राफ को इकोलॉजिकल पैरामिड। आइडिया ऑफ पैरामिड वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द चार्ल्स एल्टन, हेंस इट इज नोन एज एल्टोनियन पैरामिड्स। दीज पैरामिड आर फॉलोइंग टाइप। तो आप कौन सा पैरामीटर आप रूल आउट कर रहे हो हर ट्रॉपिक लेवल पर, उसके अकॉर्डिंग वो ग्राफ आउटपुट एक पैरामिड देता है। जैसे बायोमास के पैरामीटर को रूल आउट कर रहे हो तो पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर। तो सबसे पहले एनसीईआरटी में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो ये नंबर का पिरामिड भी होता है। तो आप यहां पर नंबर भी लिख सकते थे, तो ये तो लिखा हुआ है नंबर। तो अगर सबसे पहले नंबर का पिरामिड देखें, ईच ट्रॉपिक लेवल में ऑर्गेनिज्म का नंबर क्या है, उसको अगर इस नंबर के पैरामीटर को अगर आप यहां पे रूल आउट करते हो तो आउटपुट के अंदर ये जो ग्राफ है, ये जो पिरामिड है, वो नंबर पिरामिड बोलते हैं इसको, है ना। तो देखो भाई, किसके लिए, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर ईच ट्रॉपिक लेवल पर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को शो करता हुआ ये आउटपुट, ये पिरामिड है आपके पास में। तो भाई प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इतने हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, हर्बीवोर्स इतने हैं, इनके ऊपर डिपेंडेंट इतने हैं, और इनके ऊपर डिपेंडेंट इतने ही है। तो सोचो, इतने सारे प्रोड्यूसर्स पे अकेले 3 ही क्या है, टर्शरी कंज्यूमर्स हैं। ओके, तो नंबर का पिरामिड ईच ट्रॉपिक लेवल पर घट रहा है, तो ये अपराइट आता है। पिरामिड कैसा है, अपराइट, सीधा। ट्री इकोसिस्टम की अगर बात करें तो ट्री इकोसिस्टम के लिए ये पार्शियल अपराइट होता है, जिसको हम बोलते हैं स्पिंडल शेप। क्या बोलते हैं, स्पिंडल शेप। तो कैसे होता है, सिंगल ट्री अकेला, उसके ऊपर बर्ड्स बहुत ज्यादा नंबर में, बर्ड्स को खाने वाला बर्ड्स से भी कम नंबर में होगा, और इसको भी खाने वाले और भी कम नंबर में होंगे, तो ये स्पिंडल शेप आएगा। कैसा आएगा, स्पिंडल शेप, ट्री इकोसिस्टम। पैरासिटिक इकोसिस्टम इन्वर्टेड आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इनके नंबर की बात करें, पैरासिटिक में एक ट्री है अकेला, उसमें उससे ज्यादा बर्ड्स हैं, बर्ड्स के ऊपर टिक्स ज्यादा है, टिक्स के ऊपर बैक्टीरिया ज्यादा है, तो पैरासिटिक इकोसिस्टम ऑफ ट्री इन्वर्ट। और ग्रेजिंग फूड चेन अगर है सिंगल ट्री का इकोसिस्टम का अगर GFC है, पैरासिटिक फूड चेन है, और अपने क्या नाम ग्रेजिंग फूड चेन है, तो ये आएगा, क्या आएगा, पार्शियल अपराइट, मतलब स्पिंडल शेप। क्या आएगा, स्पिंडल शेप। पिरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास का पिरामिड अगर लें एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए, तो टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास इस ट्रॉपिक लेवल को अगर शो करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इन्वर्टेड। जैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर बायोमास का पिरामिड उल्टा आने का रीजन क्या है कि फाइटोप्लैंक्टन जो है वो कम बायोमास है, हर्बीवोर का ज्यादा बायोमास होगा, कार्निवोर का उससे भी ज्यादा होगा, टॉप कार्निवोर का उससे भी ज्यादा बायोमास होगा। तो ध्यान रखना इसका रीजन है फाइटोप्लैंक्टन के अंदर प्रेजेंट न्यूट्रिशनल क्वालिटी। इसमें इतनी ज्यादा न्यूट्रिशनल क्वालिटी है कि इसके खुद के अंदर बायोमास कम है, लेकिन ये जब कोई खाता है तो उनके अंदर ज्यादा बायोमास प्रोड्यूस करके देता है, जिसकी वजह से यहाँ खुद के पास तो बायोमास कम है, लेकिन ये जब किसी और के पेट में जाएंगे तो वहां वो ज्यादा बायोमास प्रोड्यूस करके देंगे। इसीलिए ये बायोमास का पिरामिड उल्टा आता है। पैरासिटिक फूड चेन का अगर बायोमास देखें तो प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, कार्निवोर, टॉप कंज्यूमर, तो ये सीधा आएगा। तो ध्यान रखना, नंबर जो है पैरासिटिक फूड चेन में नंबर का जो ग्राफ है वो तो आएगा उल्टा, और बायोमास का आएगा सीधा। ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर भी सीधा बायोमास का सीधा आता है ना। सबसे ज्यादा देखो प्रोड्यूसर ये यहाँ पे टॉप कंज्यूमर। तो ध्यान रखना, बायोमास जो होता है वो भी ऑलवेज अपराइट आता है। एक्सेप्शन है एक्वेटिक इकोसिस्टम, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा होती है उस वजह से। ओके, क्लियर।
याद रखिएगा। और पैरासिटिक फूड चेन में नंबर का उल्टा आता है। कैसा आता है? उल्टा, उनमें नंबर उनका ज्यादा होता है। ये क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। pyramid ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट्स टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, तो पायरामिड्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ऑलवेज अपराइट होता है। ये क्वेश्चन याद रखना, ऑलवेज अपराइट, क्योंकि हर ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी जो होती है वो घटती जाती है। अब देखो यहाँ पे जूल में एनर्जी दे रखी है, जैसे 1 मिलियन, 10 लाख, 1 मिलियन जूल सनलाइट, टोटल अवेलेबल सनलाइट है ये। अब इस टोटल अवेलेबल सनलाइट का यहां पर आपने प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पे, यहां जो ट्रॉपिक लेवल पे जो एनर्जी दे रखी है, स्टैंडिंग क्रॉप है ना, यहां पे जो टोटल अवेलेबल एनर्जी है वो एनर्जी कौन है? यहां पर ये है एनपीपी। कौन है? एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एनपीपी ये एनर्जी के फॉर्म में जो अगले वाले ट्रॉपिक लेवल के लिए अवेलेबल है। और आपको पता है कि एनपीपी से यहां पर ये जो अवेलेबल एनर्जी है कितने % ट्रांसफर हो रही है यहां से आगे के लिए? तो मैं कह सकता हूं कि सर ये आगे ट्रांसफर हो रही है 10%। कितना ट्रांसफर हो रही है? 10% ट्रांसफर हो रही है। ओके, तो ये एनपीपी यहां पर अवेलेबल है और ये आगे की तरफ में जाकर के 10% ट्रांसफर हो रही है। तो ये अवेलेबल जो एनपीपी है उसका ओनली 10% आगे गया, तो ये उसकी क्या हो गई? 1000 जूल। तो 1000 जूल जो है वो मैं कहूंगा सर ये एनर्जी यहां पर इस ट्रॉपिक लेवल पर अवेलेबल है। और ये इस अवेलेबल का ओनली कितना % है? 10% अवेलेबल है। कितना अवेलेबल है? 10% उसकी बॉडी के अंदर आगे ट्रांसफर हो रहा है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी का कितना % होता है? 10% होता है। तो याद रखना, ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी अवेलेबल एनर्जी। तो मैं कहूंगा कि सर ये एनपीपी है या जीपीपी है? क्या है? अवेलेबल बायोमास एनपीपी है। क्या सर टोटल अवेलेबल ही आगे मूव हो जाता है? नहीं होता। इस ट्रॉपिक लेवल के ऊपर वो एनर्जी जो आगे वालों के लिए अवेलेबल है वो है 10,000 जूल। तो क्या ये सर टोटल एनर्जी आगे तक चली जाएगी? क्या टोटल अवेलेबल एनर्जी ही टोटल शिफ्ट हो जाएगी आगे? नहीं, ये टोटल अवेलेबल एनर्जी का ओनली 10% शिफ्ट होगा। तो 10% शिफ्ट होगा तो इसके ऊपर अवेलेबल जो एनर्जी है इस ट्रॉपिक लेवल के ऊपर अवेलेबल है वो क्या हो गया? तो सर यहां पर ये जो है वो टोटल अवेलेबल ये उसका 10% है। कितना % है? 10%। ओके, ओनली एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर कितना ट्रांसफर हो रही है? 10% ट्रांसफर हो रही है। तो यहां का और यहां के ये हो गया नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज net secondary productivity is 10% of net primary productivity। तो नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, इस नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब यहां से वहां एनर्जी जो गई है एक टाइम के ऊपर, यहां अवेलेबल एनर्जी देख रहे हो वो है 1000 जूल, और एक टाइम पर उसी टाइम पर यहां अवेलेबल एनर्जी देख रहे हो आप 10,000 जूल। मतलब यहां पर अवेलेबल एनर्जी और यहां पर अवेलेबल एनर्जी के बीच में डिफरेंस जो है वो हम देखा तो 90% का डिफरेंस है। मतलब यहां से एनर्जी वहां ओनली 10% ही शिफ्ट हुई है ना। तो हम कह सकते हैं कि यहां अवेलेबल एनर्जी है एनएसपी और यहां अवेलेबल एनर्जी है एनपीपी। तो एनपीपी एनएसपी जो होता है नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, अवेलेबल एनर्जी एनपीपी, यहां की अवेलेबल एनर्जी का ओनली कितना % है? 10% है। इसका हम कह सकते हैं कि यहां से वहां तक ये कितना % ट्रांसफर हुआ है? 10% ही ट्रांसफर हुआ है। और देखो यहाँ पे 1 लाख से ओनली 10,000 रह गया, तो ये कितना % हो गया? 1% हो गया। कितना % हो गया? 1%। तो ये टोटल अवेलेबल सनलाइट है और टोटल अवेलेबल सनलाइट का यहां पर मैंने आपको बोला है यूज करके ये एनर्जी को फूड में कन्वर्ट करने के लिए जो यूज करते हैं वो टोटल अवेलेबल सनलाइट का कितना % होता है? 1 to 5% होता है। तो यहां पर ये कितना % यूज कर लिया इन्होंने? 1% यूज कर लिया। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या चीज है सर? इकोलॉजिकल सक्सेशन मतलब एक प्लांट के अंदर मान लो फॉरेस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो सीक्वेंस ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड स्टेबिलाईजेशन ऑफ लाइफ इन अ बैरन एरिया इज नोन एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। मतलब एक जहां पर कोई अवेलेबल ही नहीं था, बैरन एरिया था, वहां पर सीक्वेंस, किसका सीक्वेंस? ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड स्टेबिलाईजेशन ऑफ लाइफ। तो आपको स्टेबिलाईजेशन ऑफ लाइफ को स्टडी करना है। एक एरिया है जहां पर कोई कुछ नहीं था, वहां पर कोई लाइफ फॉर्म नहीं थी, उस लाइफ फॉर्म का वहां पर एक स्टेबिलाईजेशन हो गया। तो वो स्टेबिलाईजेशन के लिए
हमने वो स्टेबलाइजेशन का ओरिजिन कैसे हुआ, वो लाइफ फॉर्म का डेवलपमेंट कैसे हुआ, और वहां पर इनका स्टेबलाइजेशन कैसे हुआ, उनका सबका एक सीक्वेंस, उसको पढ़ना ही क्या है, इकोलॉजी, उसका सबका एक सीक्वेंस ही क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है। आपको बोले कि सर मुझे इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ना है, क्या होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन? तो इकोलॉजिकल सक्सेशन एक सीक्वेंस होता है, एक सीक्वेंस होता है टाइम के साथ में किसी लाइफ फॉर्म के बैरन एरिया में आने का। तो सर टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, जैसे एक होता है प्राइमरी सक्सेशन, एक होता है सेकेंडरी सक्सेशन। इनिशियल ओरिजिन ऑफ लाइफ इन बैरन लैंड इज नोन एज प्राइमरी सक्सेशन, इट रिक्वायर्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर। मतलब जहां पर कोई नहीं था वहां पर पहली बार ऑर्गेनिज्म आया, सॉइल बनेगी, बहुत कुछ काम होंगे, तो प्राइमरी सक्सेशन। और सेकेंडरी सक्सेशन जैसे कि खेत वगैरह हो गए, पहले कोई एक और आपने फसल काट रखी थी, लगा रखी थी, उसको काट लिया, काटने के बाद दूसरी फसल लगा दी, मतलब ऐसा एरिया जहां पर पहले से कोई ऑर्गेनिज्म था, सॉइल था, मिनरल था, वहां पर आपने दूसरे ऑर्गेनिज्म ला दिए, तो ये सेकेंडरी सक्सेशन होगा, और ये फास्ट होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी। ओके, और वो नेचुरल होता है और ये आर्टिफिशियल होता है, ये नेचुरल होता है, प्राइमरी नेचुरल होता है। फॉरेस्ट फायर एंड फ्लड, सेकेंडरी सक्सेशन इज मोर रैपिड इन कंपैरिजन टू द प्राइमरी सक्सेशन, इट रिक्वायर्स इतने इतने टाइम। और एग्जांपल जैसे फॉरेस्ट फायर और फ्लड जो होते हैं, ये भी आप सेकेंडरी के अंदर ला सकते हो। ठीक है, destroyed due to the natural and artificial causes. Causes of succession: physiotropic factors, biotic factors. These are physical, climatic or factors like soil erosion, landslide and volcanic eruption. ये सब factors जो हैं वो physiographic factor हैं जो succession को cause करते हैं. Biotic factor जैसे action of several communities makes its area less favorable to itself, more favorable to the next community succession. तो बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं? क्योंकि वो ऐसे होते हैं जो खुद की कम्युनिटी के लिए अनफेवरेबल बनाते हैं, दूसरों को लिए फेवरेबल बना देते हैं, तो वो हट जाएंगे, नए आ जाएंगे, तो ऐसा करते हैं तो सक्सेशन हो सकता है। सक्सेशन एट डिफरेंट प्लेसेस, अगर प्लेस के अकॉर्डिंग सक्सेशन हो रहा है, कहाँ स्टार्ट हो रहा है वहां पर, जैसे फ्रेश वाटर में स्टार्ट हुआ और फाइनली फॉरेस्ट बन गया, तो ऐसे सक्सेशन को नाम देते हैं हाइड्रोसेरी। और सलाइन वाटर पे हुआ तो हेलोसेरे, और एसिडिक वाटर पे हुआ तो ऑक्जेलोसेरे, और ड्राई वाटर पे हुआ है तो अबे ड्राई वाटर क्या होगा, ड्राई जगह पे होगा, ड्राई प्लेसेस पे होगा तो जीरोसेरे, है ना। और रॉक के ऊपर हुआ है तो लिथोसेरे, सैंड पर हुआ है तो जेमोसेरे, और वेट एरिया के अंदर हुआ है तो मीजोसेरे। तो जैसे हाइड्रोसेरे की बात करें, प्लांट से फॉरेस्ट कैसे बना, देखो एक बहुत साल पहले कोई लेक थी, किसी ने बोला और इस जगह पे, और आप देख रहे हो वहां फॉरेस्ट आ गया, तो कैसे आया? पहले प्लैंक्टॉन्स थे, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, फिर सबमर्ज्ड प्लांट्स आए जैसे हाइड्रिला वेलिस्नेरिया, फिर फ्लोटिंग स्टेज आई जैसे लोटस, विक्टोरिया, वोल्फिया, लेमना, फिर रीड स्वैम्प आया, टाइफा, फिर मार्श आया, क्रिप्सस, फिर हर्ब्स, श्रब्स, और फिर फॉरेस्ट, हाइड्रोसेरे। इसी तरीके से जीरोसेरे जैसे क्रस्टोज लाइकेन आया, पहले लाइकेन आए जिस जगह पे कोई प्लांट नहीं था, एकदम पूरा सूखा था, ओके। फिर फॉलियोज लाइकेन आए, फिर फ्रूटिकोज लाइकेन आए, फिर मॉस स्टेज आई, और मॉस के बाद एनुअल ग्रास स्टेज आई, फिर उसके बाद पेरिनियल ग्रास स्टेज आई, फिर श्रब स्टेज आई, फिर फॉरेस्ट बन गया। ओके, तो इस तरीके से न्यूट्रिएंट साइकिल की अगर बात करें तो बायोलॉजिकल साइकिल, बायो जियोकेमिकल साइकिल भी बोलते हैं। तो अब हर इसको ये यहां से लेकर के यहां तक जो सीरीज है उसको बोलते हैं सेरे, और इसमें से जो एक अकेली जो स्टेज है जिसको हम बोलते हैं सीरल स्टेज, क्या बोलते हैं? सीरल स्टेज। तो याद रखना ये तो है सेरे, एक सीरीज को बोलते हैं सेरे, और सीरीज का एक कंपोनेंट को बोलते हैं सीरल स्टेज। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको मैंने बताया, उसको बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। All the types of material required by ecosystem in addition of energy are available continuously to ecosystem through the recycling. Thus, there is a constant exchange of material between the living organism and their abiotic environment through the recycling of material. This phenomenon is called biogeochemical cycle. मतलब एक ऑर्गेनिज्म एयर से कुछ चीज लेता है या सॉइल से कुछ लेता रहेगा, ट्रांसफर चलता रहेगा, और इनका साइक्लिंग चलती रहेगी, जिससे इकोसिस्टम स्टैब्लिश्ड होता है। इसलिए न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के अंदर डिकम्पोजिशन का बहुत बड़ा रोल है। साइकिल दो होते हैं, गैसियस साइकिल एंड सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस कार्बन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ये सब गैसियस साइकिल है। इनके रिजर्वायर कौन होते हैं? इनके रिजर्वायर होते हैं एयर एंड वाटर।
सेडिमेंटरी साइकिल जैसे फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, ये सेडिमेंटरी साइकिल है। और अर्थ क्रस्ट, लिथोस्फीयर, ये इनका क्या होता है, रिजर्वॉयर होता है। ओके, तो हमने सबसे पहले यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन साइकिल दे रखा है, जो एक टाइप का गैसियस साइकिल है या नहीं है। तो कार्बन साइकिल के अंदर आपको पता है एटमॉस्फेयर के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म के अंदर आपको रिजर्वॉयर के फॉर्म में कार्बन प्रेजेंट होता है। तो हमारे बॉडी में जहां पर भी कार्बन है तो कार्बन का सोर्स एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में है एयर में, और उसी रिजर्वॉयर से सब लाइफ फॉर्म के अंदर कार्बन पहुंचा है। कैसे? प्लांट में फोटोसिंथेसिस के थ्रू पहुंच गया, ये बड़े प्लांट में, ये छोटे प्लांट में। और आप देखिए यहां से ये कार्बन जो है वो फोटोसिंथेसिस एक्वेटिक फूड चेन के अंदर, और CO2 इन वाटर, और फिर डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे फोटोसिंथेसिस करता हुआ यहां पहुंच गया। ओके, और फिर फाइनली यहां से देखो कार्बन डाइऑक्साइड, आप देखो ये प्लैंक्टॉन्स जो दिख रहे हैं आपको, ये है ना, और ये प्लैंक्टॉन्स जो होते हैं इनके थ्रू भी हमें देखने को मिल रहा है कि ये सारे के सारे प्लैंक्टॉन्स रेस्पिरेशन कर रहे हैं नीचे की तरफ में। इनको इन्होंने खाया, इनको खाने के बाद ये नीचे की तरफ में डीके हो गया, तो सारा कार्बन यहाँ इकट्ठा हो गया, क्योंकि इनकी सबकी बॉडी में ऑर्गेनिक मैटर में कार्बन ही तो है, तो सब कार्बन यहाँ पे इकट्ठा होकर के नीचे चला गया। क्लियर? अब ऑर्गेनिक सेडिमेंट्स के फॉर्म में नीचे कैल्केरियस सेडिमेंट बन गए, डीके ऑर्गेनिज्म हो गया, कैल्केरियस सेडिमेंट बन गए। ओके, रेस्पिरेशन एंड डिकम्पोजिशन, इन सभी का क्या होगा भाई? प्लैंक्टन क्या करेगा? CO2 को निकालेगा, और डिकम्पोजिशन हो रहा है तो डिकम्पोजिशन से CO2 इन वाटर, और ये बाहर की तरफ निकल के वापस एटमॉस्फेयर में चला गया। इधर डेट्राइटस फूड चेन, ये मर गया, नीचे मर गया, तो डेट्राइटस फूड चेन आ गई। डेट्राइटस फूड चेन के थ्रू भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज हो गया। यहां पर देखो बर्निंग के अंदर CO2 यूज हो रहा है, और ऑयल और गैस कॉल जो है इनको आप यूज कर रहे हो, तो कंबस्शन करके CO2 को आप एक्स्ट्रा अंदर डाल रहे हो, जिसकी वजह से हम आगे पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड आप एटमॉस्फेयर में पुश कर रहे हो, ये तो बैलेंसिंग है। ये और ये रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस आपस में कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस कर रखा था, लेकिन आपने फॉरेस्ट फायर जो है वो फॉरेस्ट फायर करने, बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट, फूलवुड, ऑर्गेनिक डेब्रीज, इसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड, ये उल्टा है, इसको ऐसे लगाइए, इससे फॉरेस्ट फायर से कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जा रहा है और ये भी ऊपर जा रहा है, तो ये CO2 की एक्स्ट्रा आउटपुट हो गया एटमॉस्फेयर में, जो एक लेयर बना देगा जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये है आपके पास फॉस्फोरस साइकिल, जो सेडिमेंट्री साइकिल है, जैसे कि कंज्यूमर्स, ये रॉक मिनरल्स की वेदरिंग हुई, वेदरिंग से सॉइल सॉल्यूशन बना, सॉइल सॉल्यूशन में से फॉस्फोरस अपटेक हो गया, प्रोड्यूसर्स ने ले लिया। ओके, और कुछ जो है वो रन ऑफ हो गया, मतलब पानी के साथ बह के चला गया। ये प्रोड्यूसर्स जो है उन्होंने कंज्यूमर ने लिया, कंज्यूमर नीचे गिरा, डेट्राइटस डेड हो गया, ये प्रोड्यूसर्स भी लिटर फॉल हुआ, तो यहाँ पर डेट्राइटस बन गया, डेट्राइटस में डिकम्पोजिशन हुआ तो वापस सॉइल सॉल्यूशन के अंदर वो फॉस्फोरस आ गया। तो ये फॉस्फोरस साइकिल है। इसी तरीके से इकोलॉजिकल सर्विसेज आपको दे रखी हैं, जिसके अंदर टैग वैल्यू नहीं है, कई बड़ी वैल्यूज होती है एक इकोसिस्टम की। एक इकोसिस्टम को अगर पैसे में नापा जाए तो उसके वैल्यू बहुत ही बड़ी होती है, जिसको आप एक लास्ट में पैराग्राफ के अंदर बता रखा है, जिसको आप पढ़िएगा, कितने ट्रिलियन कुछ है। ओके, तो इस तरीके से ये पूरा इकोसिस्टम चैप्टर आपके सामने था। बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको आप क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व करिएगा। आपको ये पढ़ने के बाद आपसे अच्छे से क्वेश्चंस हो जाएंगे सारे के सारे। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।